सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मेरे प्यारे बच्चे सेमेस्टर 4 के आप सभी का स्वागत है। और चूंकि कल आपके एग्जामिनेशन है CC10 के, एक वीडियो ऑलरेडी मैं CC10 पर पहले बना चुका हूं और वो वीडियो चूंकि वो अधूरा था, उसमें एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो छूट गए थे बनाने के लिए समय के अभाव के कारण। तो आज हम उन कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे सभी हमारे स्टूडेंट्स, बस आपका कल ही परीक्षा है, उसमें आप अच्छे से लिखिएगा, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी सेक्शन से आपको बनाने हैं, है ना। अच्छे से पॉइंट बना के लिखिएगा, निष्कर्ष लिखिएगा, इंट्रोडक्शन अच्छा दीजिएगा, है ना। ये सब अपने आप उत्तर आंसर जो कीजिएगा उसमें जरूर आप शामिल कीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे बोल्शेविक क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और उसके कारण हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला कारण मैंने आपको बताया था कि जार का निरंकुश शासन, दूसरा मैंने कारण बताया था आपको भ्रष्ट नौकरशाही, और तीसरा इंपॉर्टेंट है जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता। प्यारे बच्चे, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति के समय वहां का जार कौन था। जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस topic is very very important for objective and also important for long type question answer। ठीक है, तो चलिए, जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता जो था, ये भी बोल्शेविक क्रांति के सबसे बड़े कारण थे। क्या वजह था भाई? यानी रूस का जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था और अपनी पत्नी की हाथों की कठपुतली था। जिस प्रकार से आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय देखे होंगे, लुईस 16 कुछ करना चाहता भी था लेकिन वो पत्नी के इशारे पर काम करता था, है ना। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से या जार निकोलस द्वितीय जो है वो अपने पत्नी के इशारे पर काम करता था, कठपुतली था। ठीक है, उसकी पत्नी स्वयं रासपुटिन नामक एक भ्रष्ट पादरी के हाथों की कठपुतली थी। उसका भी कहीं से संबंध था, पादरी से साथ संबंध था, उसकी वो कठपुतली थी और इसका एक कठपुतली था, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। शासन पर उसका प्रभाव था। रासपुटिन ने दिन प्रतिदिन राजनीति में अपने हस्तक्षेप में उत्तरोत्तर वृद्धि की और शासन के उच्च पदों पर भ्रष्ट एवं अवसरवादी लोगों को नियुक्त किया। जब शासन व्यवस्था में उसका हस्तक्षेप बढ़ता गया तो शासन व्यवस्था में भ्रष्ट लोगों का जमवाड़ा हो गया, है ना। उसका देखो कनेक्शन पादरी से था, है, तो अपने मन से ये भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त करते थे, इनकी पत्नी। ठीक है, चलिए, अब क्या है कि ऐसी स्थिति में रूस में इंग्लैंड जैसे संसदीय संस्था का विकास की आशा करना कल्पना मात्र था। जिस प्रकार से प्यारे बच्चे रूस में संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ, आपको मालूम होना चाहिए, उस प्रकार का यहां कल्पना करना, यहां पर व्यवस्था को लागू करना थोड़ा एक कल्पना जैसा था। इस तरह का सिचुएशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। चौथा इंपॉर्टेंट कारण था प्यारे बच्चे, ड्यूमा की निर्बलता। ड्यूमा की निर्बलता, ड्यूमा क्या है? एक तरह का संसद है, एक तरह का ये आया कब? आपको मालूम होना चाहिए कि रूस की क्रांति हुई थी 1905 में। आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें एक नहीं होता है दिखावा, एक आपको बस दिखा दिया कि बस आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, आप लोग शांत हो या आंदोलन मत कीजिए। एक आपके लिए जैसे होता है ना कि बस बोल करके आपको चुप कर देना। छोटा सा आप चाह रहे थे मतलब कुछ, और आपको छोटा सा गिफ्ट थमा दिया, है ना, छोटा सा प्रयास किया। तो उसी प्रकार से ये जो ड्यूमा है 1905 की क्रांति के पश्चात जार ने ड्यूमा नामक एक राष्ट्रीय संसद का गठन किया था, ताकि लोगों को लगे कि जार कुछ कर रहा है। एक संसद का गठन कर दिया, मेरे बारे में ये सोच रहा है। प्यारे बच्चे, ये क्या था? एक तरह से
यह नाम मात्र का था। संसद नाम है ड्यूमा, लेकिन ये नाम मात्र का था। ठीक है, एक तरह से नहीं होता है मुंह टोका जिसको बोलते हैं, कुछ कर नहीं रहा है वो, जो जार कर रहा है वो सब कर रहा है, बस नाम मात्र का। जैसे जिस प्रकार से आप राष्ट्र संघ का नाम सुने होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, बोलता था उसके पास दांत ही नहीं है काटने के लिए, वो भूखता था, वो दांत के बिना था वो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने राष्ट्र संघ का निर्माण की बात सोची, वुडरो विल्सन, वही देश उसका मेंबर नहीं था। प्यारे सभी हमारे देश के होनहार मेरे बच्चे सभी, उसी प्रकार से ये जो है सो नाम मात्र की संस्था थी, जार जो कहता था वही होता था। ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं थी। अब क्या है, ये राजतंत्र के गुलाम थे। कौन? ड्यूमा जो था वो राजतंत्र का गुलाम था। उसके गठन एवं अधिकार को इस प्रकार सीमित कर दिया गया कि पुरंता ये जो है सो राजतंत्र पर निर्भर थे। सीमित कर दिया गया, उसके पावर को सीमित कर दिया था। ऐसी स्थिति में रूस में इंग्लैंड जैसी संसदीय संस्था जैसा विकास करना जो है एक तरह से संभव नहीं था। जिस प्रकार से इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ, उस प्रकार की यहां व्यवस्था इस प्रकार के कायम करना ड्यूमा नाम का था। लगता कि यहां भी संसदीय व्यवस्था का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड और इसमें आकाश जमीन का अंतर था। अब देखो प्यारे बच्चे, पांचवा इंपॉर्टेंट कारण है 1905 ईस्वी की क्रांति। ये जो है सो बोल्शेविक क्रांति का सबसे बड़ा कारण है। 1905 ईस्वी में जापान के हाथों में रूस की पराजय हुई। रूस में क्रांति को प्रोत्साहित किया, यानी वो जो पराजय हुआ वो इस क्रांति को भी एक गति देने का प्रयास किया। अब वे अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, मताधिकार और लोकतंत्र के महत्व को समझने लगे। ठीक है, जारशाही का अंत कर वे देश में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। उनको लगता था कि यदि जारशाही शासन व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तो हमारे देश में भी इंग्लैंड जैसा लोकतंत्र होगा, अच्छी व्यवस्था कायम होगा। इस आशा में इस क्रांति को बल मिला। इंपॉर्टेंट छठा कारण है बोल्शेविक क्रांति के रूस की असफल विदेश नीति। रूस का जो फॉरेन पॉलिसी था वो असफल हुआ, ये भी इसका कारण था। क्या था भाई? 19वीं और 20वीं सदी में रूस द्वारा अपनाई गई विदेश नीति ने, उसकी असफलता ने भी क्रांति को योगदान दिया। ठीक है, उसकी जो विदेश नीति थी वो भी असफल सिद्ध हुआ, जिसके वजह से जो है सो क्रांति को जन्म दिया। प्यारे बच्चे, सातवां इंपॉर्टेंट कारण था पाश्चात विचारों का प्रभाव। भैया, फ्रांस की क्रांति में रूसों का बहुत बड़ा योगदान था, मॉन्टेस्क्यू का बहुत बड़ा योगदान था, वॉल्टेयर का बहुत बड़ा योगदान था। बिना फिलोसोफर का क्रांति संभव नहीं है, बिना बुद्धिजीवियों के क्रांति संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान था, उसी प्रकार से बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो रसिया में हुआ, उसमें विचारकों, दार्शनिकों, लेखकों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इन्होंने क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार किया, लोगों को जागरूक किया। ठीक है, तो इस तरह से चीज को आप इस पॉइंट को जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बौद्धिक क्रांति मतलब होता है कि लोग वही बुद्धिजीवी, दार्शनिक, साहित्य का लेखन होने लगा, लेखन कला का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, जैसे क्या है बौद्धिक क्रांति में, रूस के बुद्धिजीवियों का भी क्रांति के पृष्ठभूमि निर्माण करने में सक्रिय योगदान रहा। 1917 की राजनीतिक क्रांति से पूर्व रूस में बौद्धिक क्रांति हुई थी। रूस में पश्चिमी विचारों के प्रवेश ने मध्यम वर्ग के लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। यानी टॉलस्टॉय बहुत इंपॉर्टेंट थे, गांधी जी भी इससे संबंधित हैं। तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों में रूस की शिक्षित जनता बहुत ही प्रभावित हुई। टॉलस्टॉय जैसे लेखकों के, विचारकों के लेखन से यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग थे बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही शिक्षित हुए। इसी प्रकार मार्क्स, भैया मार्क्स को नहीं भूलिएगा। कार्ल मार्क्स जिन्होंने क्या नारा दिया था, देश के मजदूरों एक हो जाओ। उनकी रचना थी द दास कैपिटल।
ठीक है। गोर्की, बाकुनिन के समाजवादी तथा अराजकतावादी विचारों ने रूसी समाज में क्रांति को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। रूस का बुद्धिजीवी वर्ग अब जार के पतन को देखना चाहता था। उसको लगता था कि अब इस जार का पतन कैसे होगा, उसको वो देखना चाहता था। ठीक है। और 9वां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सामाजिक विषमता। समाज में उच्च नीच की भावना थी। लोग ग्रुपों में बड़े, कुछ ऐसे वर्ग थे जो सुखी संपन्न थे, कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इस तरह का स्थिति जो है के वजह से भी ये क्रांति को जन्म मिला। और नेक्स्ट 10वां पॉइंट बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव भी। प्रथम विश्व युद्ध का भी बोल्शेविक क्रांति पर प्रभाव पड़ा। इसका भी एक कारण था। क्यों भाई? प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न परिस्थितियों ने भी 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को विस्फोटक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वस्तुतः विश्व युद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां ही 1917 ईस्वी की तत्कालीन कारण बनी। 1917 ईस्वी की जो तत्कालीन कारण है ना, वो प्रथम युद्ध की स्थिति ही है। सरकार की अयोग्यता एवं दुर्बलता के कारण हर मोर्चे पर रूस की पराजय हुई। हर मोर्चे पर जो है रूस की पराजय हुई सरकार की विफल नीति के वजह से। 1914 ईस्वी में टैनबर्ग और फरवरी 1915 में मिजोरियम के युद्ध में रूसी सेना की भीषण पराजय हुई। रूसी सेना की पराजय नहीं होगा, इसके पास आधुनिक अस्त्र की कमी थी, अच्छी प्लानिंग नहीं थी, अच्छी योजना नहीं थी, क्योंकि जार ही अयोग्य था। तो कहां से वो जो है सो जीतेगा। रूसी सेना की पराजय का मुख्य कारण जो था युद्ध सामग्री का अभाव और सरकार का भ्रष्ट शासन प्रबंध। इसी वजह से यहाँ की सेना जो है सो जीत नहीं पाती थी। तो ये भी जो है सो प्रथम विश्व युद्ध का भी कारण जो है सो इस पर पड़ा। तो इस तरह से आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति की सफलता का कारण ये भी देख लीजिएगा। युद्ध का विरोध, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसका वहां के लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि युद्ध में काफी जाल माल धन की हानि होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जार ने युद्ध में समेट दिया। यूरोपीय राष्ट्रों का हस्तक्षेप न होना सफलता का कारण है। प्रथम विश्व युद्ध जारी होने के कारण इस रूसी क्रांति में यूरोपीय राष्ट्र हस्तक्षेप न कर सके। ठीक है, यानी रूसी क्रांति में यूरोपीय राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सके। यदि हस्तक्षेप करते तो हो सकता है कि ये क्रांति जो है सो सफल नहीं होती, क्योंकि सब विश्व युद्ध में लगे थे। क्या मतलब है आपकी घर में क्या हो रहा है? जब खुद उसका घर जल रहा है तो आपके घर को कौन देखने जाएगा? तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कि लोग उधर उलझे रहे, इधर जो है सो रूस की क्रांति हो गई। विरोधियों में फूट पड़ गया था। विरोधी जो लोग थे उसमें फूट पड़ा हुआ था। समय की अनुकूलता थी, उस समय बहुत बेस्ट था उस पीरियड के लिए। जनता का समर्थन काफी था, जिसके वजह से यह क्रांति क्या हुई? सफल हुई। प्यारे बच्चे, बोल्शेविक क्रांति के परिणाम क्या हुए? बहुत सारे परिणाम हुआ। रूस द्वारा युद्ध का अंत एवं संधि हुई। बोल्शेविक दूसरा है, बोल्शेविक सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई। आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमण हुए। आर्थिक परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला। सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन हुआ। राजनीतिक परिवर्तन हुआ। जारशाही शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और वो बनेगा आपका लेनिन नई आर्थिक नीति। प्यारे बच्चे, आपको लेनिन और स्टालिन ये दोनों टॉपिक को पढ़ लेना है। लेनिन की नवीन आर्थिक नीति है ना, नई आर्थिक नीति जो लेनिन का है, लेनिन का जो सुधार है उसको आपको जानना पड़ेगा कि लेनिन का क्या क्या सुधार था। प्यारे बच्चे, आप जानते हैं आधुनिक रूस के निर्माता एवं मार्क्सवाद का मसीहा, आधुनिक रूस का निर्माता यदि किसी को कहा जाता है तो वो लेनिन है। आधुनिक रूस के निर्माता और मार्क्सवाद का मसीहा लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में रूस के सिमवर्स्क में हुआ था। रूस के सिमवर्स्क में हुआ था 1870 ईस्वी में। उसका पूरा नाम व्लादिमीर इलियच यूलियानोव था, लेकिन इतिहास में वह निकोलाई लेनिन के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। इतिहास में वो क्या प्रसिद्ध हुए? निकोलाई लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति तथा बोल्शेविक द्वारा सत्ता ग्रहण करने में
इसका सर्वाधिक योगदान था। जारशाही शासन व्यवस्था समाप्त करने में लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। प्यारे बच्चे, 17 वर्ष की अवस्था में इसने कजान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु अपनी उग्रवादी गतिविधियों के कारण उसे विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात उसने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तथा 1891 ईस्वी में वकालत की परीक्षा पास कर पेट्रोग्राड में वकालत पढ़ना प्रारंभ किया। किंतु इस दौरान भी लेनिन आंदोलन में लिप्त था तथा मार्क्सवादी विचार का अध्ययन एवं प्रचार करता रहा। कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उसका वो प्रचार करता रहा। अतः उसे दंड स्वरूप 1897 ईस्वी में साइबेरिया भेज दिया। जब देखा भैया ये ज्यादा एक्टिव हो रहा है आंदोलन करने में, उसको साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया में उसे 1900 ईस्वी तक जो है सो रहना पड़ा। साइबेरिया में रहकर भी लेनिन के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके पश्चात वह स्विट्जरलैंड चला गया तथा वहां से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करता रहा। यद्यपि रूस में 1898 ईस्वी में ही समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना की जा चुकी थी, किंतु लेनिन इस समय यूरोप में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। बेचारा निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा, मतलब अपना देश नहीं दूसरा जगह व्यतीत कर छिप रहा था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों, विचारों, ज्ञान एवं संकल्प शक्ति कारण बोल्शेविक के बीच वह बहुत लोकप्रिय हो चुका था। मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति का समाचार सुनकर वह रूस वापस आ गया और नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति ने उसने नेतृत्व किया। उसने रूस की पुरातन व्यवस्था एवं अत्याचारी शासन से मुक्त करने की सफलता प्राप्त की। यानी अत्याचारी शासन व्यवस्था को समाप्त करने में उसने सफलता प्राप्त की। क्रांति की सफलता के पास नवंबर 1917 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक बोल्शेविक को अपने विरोधियों से युद्ध करना पड़ा। नवंबर की क्रांति को सफल बनाने में लेनिन ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बोल्शेविकों ने रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, टेलीफोन आदि सरकारी संस्थाओं अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बंदी बना लिए गए तथा रूस की राजधानी पेट्रोग्राड पर बोल्शेविकों का अधिकार स्थापित हो गया। केरेंस्की देश छोड़ भाग गया। 7 नवंबर को लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। प्यारे बच्चे, इसको आप जानिएगा, लेनिन के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। यह लेनिन के व्यक्तित्व का चमत्कार ही था कि उसने एक विशाल जन समूह को अपने विचारों के अधीन कर लिया। लेनिन के अंदर वो विचार था जिसके वजह से सभी को अपने अंदर कर लिया, सभी को समेट लिया। लेनिन की समस्या भी कुछ थी। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात देखते हैं उसकी समस्या क्या थी। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार के समक्ष अनेक समस्याएं थी, इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक था। देश के सामने प्रमुख समस्याएं थी रूस में शांति स्थापित करना, साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर रूस का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण तथा बाह्य शक्तियों से रूस की रक्षा करना। प्यारी बच्चे, आप जानिएगा कि बोल्शेविक क्रांति हो जाने के बावजूद भी, जारशाही शासन व्यवस्था स्थापित खत्म होने के बावजूद भी लेनिन के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उसके सामने बहुत सारी समस्या थी। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी समस्या थी रूस में शांति स्थापित करना, साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर रूस का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण करना। सरकार के समक्ष विद्वान समस्या पर प्रकाश डालते हुए लेनिन ने कहा था, क्या कहा था? देखो भैया, हमारा उद्देश्य किसानों को भूमि। प्यारे बच्चे, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, क्योंकि जब कोई कथन बोलता है ना उसको लिखना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा में। हमारा उद्देश्य किसानों को भूमि, भूखों को खाना, रूस को शक्ति एवं जर्मनी से शांति स्थापित करना। प्यारे बच्चे, यदि कोई शासक, कोई नेतृत्व करने वाला यदि ये बात बोलता है कि हमारा उद्देश्य किसानों को भूमि, भूखों को खाना, रूस को शक्ति एवं जर्मनी से शांति स्थापित करना, जर्मनी से जो समस्या है उससे शांति स्थापित करना, इससे अच्छा शासक कौन हो सकता है जो हर समस्या पर ध्यान दे रहा। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए लेनिन ने निम्नलिखित कार्य किए। प्यारे बच्चे, क्या क्या कार्य किए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शांति की स्थापना, पहला इन्होंने काम किया शांति की स्थापना। सर्वप्रथम लेनिन ने रूस में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। सत्ता प्राप्ति के 3 वर्ष बोल्शेविक को गणतंत्र विरोधियों से संघर्ष करना पड़ा।
बोलेस्विक के प्रमुख विरोधी विदेशी सहायता प्राप्त मोनोसेविक थे। मोनोसेविक जो थे इसके विरोधी करते थे, किंतु बोलेस्विक ने इन शक्तियों का मुकाबला किया। 1920 ईस्वी तक रूस में पूर्ण शांति स्थापित करने में लेनिन सफल हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम लेनिन ने किया, नवीन संविधान का निर्माण। बोलेस्विक सरकार ने एक नवीन संविधान की रचना की जो 1918 ईस्वी की ग्रीष्मकालीन ऋतु में लागू हुआ। इस संविधान द्वारा रूसी साम्यवादी संघीय सोवियत गणतंत्र की स्थापना की गई और रूस के सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चे, यदि कोई सभी को मताधिकार देते हैं कि आपको वोट देने का अधिकार है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है वर्ल्ड के लिए और खासकर रूस के लिए, जहां पर बहुत दिनों से जारशाही शासन व्यवस्था चलाया रहा था, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था चला रहा था, भ्रष्ट शासन व्यवस्था चलाया रहा था। लेकिन लेनिन देखिए क्या बदलाव कर दिया, सबको मताधिकार उसने प्रदान कर दिया, है ना। शासन की समस्त सत्ता अखिल रूसी कांग्रेस में निहित हो गई। कानून को पारित करने हेतु एक समिति गठित हुई, ठीक है। अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति कहा गया। इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा किया गया। अब आपको जो ध्यान देना है, लेनिन की नवीन आर्थिक नीति, प्यारे बच्चे, इसको आपको ध्यान देना है। 1917 ईस्वी में सत्ता ग्रहण करने के पश्चात लेनिन ने जिस आर्थिक का अवलंबन किया, आर्थिक नीति का अवलंबन किया, उसे राजकीय पूंजीवाद या नियंत्रित पूंजीवाद कहा जाता है। यह नीति नवंबर 1917 ईस्वी से जुलाई 1918 ईस्वी तक जारी रहा। इसके अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण पूंजीवादियों के हाथों से छीनकर सरकार ने स्वयं ग्रहण कर लिया। उत्पादन पर भी इस नीति के अंतर्गत नियंत्रण रखा गया। उद्योगों का आंशिक प्रबंधन करने का अधिकार भी सरकार के पास था। इस कारण इस नीति को नियंत्रित पूंजीवाद भी कहा जाता है। रूसी जनता का कहना था कि उद्योगों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए, यानी सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो, न कि आप पूंजीपति को भी थोड़ा थोड़ा दे दें, नहीं, पूर्ण नियंत्रण सरकार का हो जाना चाहिए। ये वहां लोगों की मांग थी। रूसी जनता उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था। रूस में गृह युद्ध छिड़ जाने से रूस की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अतः रूस की समाजवादी सरकार ने नियंत्रित पूंजीवादी नीति को परित्याग कर, प्यारे बच्चे, नियंत्रित पूंजीवाद मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उद्योगों पर कुछ पूंजीवादियों का भी नियंत्रण होगा और सरकार का भी नियंत्रण होगा। लेकिन वहां की जनता ये नहीं चाहता। जनता चाहती थी कि भैया सब पर सरकार का नियंत्रण हो जाए, और वहां गृह युद्ध छिड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? अतः रूस की समाजवादी सरकार ने नियंत्रित पूंजीवादी नीति का परित्याग कर युद्धकालीन समाजवाद की नीति अपनाई। अब पूरी तरह खत्म कर दिया। युद्धकालीन समाजवाद क्या है भाई? गृह युद्ध के दौरान सोवियत शासन ने जो नीति अपनाई उसे युद्ध संवाद के नाम से जानते हैं। यह नीति 1918 से मार्च 1921 तक जारी रहा। बोलेस्विक ने मार्क्स के सिद्धांतों के अनुकूल आर्थिक व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त शांति स्थापना हेतु शहर और गांव के बीच समुचित आर्थिक संबंधों की स्थापना करने का प्रयत्न किया, क्योंकि अशांति और गृह युद्ध के दौरान संबंधों में उत्पन्न कटुता के रहते अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार और विकास करना संभव नहीं है। जब तक राज्य में शांति नहीं रहेंगे तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शांति को महत्व दिया। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए मेरे प्यारे बच्चे। क्या क्या कार्य किए गए, सारा पॉइंट आपको लिखना है। देखो भैया, पहला काम किया गया, नियंत्रित पूंजीवाद को समाप्त कर दिया गया कि पूंजीपतियों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। दूसरा काम किया, समाजवादी तथा साम्यवादी कार्यक्रम को लागू किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। बहुत बड़ा स्टेप लेनिन ने उठाया, जो मांग जनता कर रही थी। कृषि की उन्नति को और ध्यान केंद्रित किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य था लेनिन के द्वारा। चौथा है, राजकीय तथा सामूहिक फर्मों की स्थापना हुई। पांचवा है, संपूर्ण भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित किया कर दिया गया। कोई निजी नाम का संपत्ति नहीं रहने दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी संपूर्ण भूमि को राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया गया। और छठा है, सभी खादानों के मूल्य निश्चित कर दिए गए। किसका मूल्य क्या होगा, निश्चित कर दिया। जैसा कि हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति में
वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था, एक चार्ट उसने तैयार कर दिया इस मूल्य का कितना है, और सही माप तोल पर वो ध्यान देता था। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए है ना कि दर से भी कोई कम तोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी प्रकार से लेनिन ने सभी खादानों के मूल्य को निश्चित कर दिया गया ताकि कोई आदमी किसी को ठग न सके, कोई आदमी किसी को ज्यादा दाम नहीं ले सके। इसके लिए लेनिन ने सभी वस्तुओं के जो है सो मूल्य निश्चित कर दिए। सातवां जो इंपॉर्टेंट किया उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उद्योगों का। कोई पूंजीपति लोगों का उसमें नियंत्रण नहीं है। उत्पादन और उपभोग के सभी वस्तुओं पर राज्य का एकाधिकार हो गया, सरकार का अधिकार हो गया। विदेशी व्यापार पर भी राज्य का एकाधिकार स्थापित हुआ, मतलब राज्य अब सरकार ही मैन आपका हो गया, निजी व्यक्ति का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें नहीं दिया गया। प्यारे बच्चे, और लास्ट इंपॉर्टेंट है यौद्धिक साम्यवाद में मुद्रा विनिमय के स्थान पर वस्तु विनिमय को अपनाया गया। मुद्रा विनिमय के स्थान पर वस्तु विनिमय को अपनाया गया। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि नवीन आर्थिक नीति कब लागू किया इसने लेनिन ने, तो 1921 ईस्वी में इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समय थोड़ा अभाव है, थोड़ा सा आप लोग लेनिन के साथ साथ स्टालिन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्यारे बच्चे, आप अच्छा से परीक्षा लिखिए, उसके बाद हम लोग बहुत जल्द जो है सो सेमेस्टर 5 के क्लास स्टार्ट करेंगे। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब निश्चित रूप से वीडियो सभी लोग देखिएगा ताकि आप अच्छे से आप परीक्षा में लिख सके। और अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि और भी आपके दोस्त लोग जो नहीं जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताइए ताकि वो इसका फायदा ले सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स पर जो है सो अपना रोल नंबर छोड़िएगा ताकि हमको पता चले कि आप वीडियो को देखे हैं और परीक्षा में आप अच्छे से लिखेंगे, ये मेरा पूर्ण भरोसा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को।